फिर भी मैं अपने आप को बदतरीन हालात के मुकाबले के लिए हर घड़ी तैयार रखना चाहता था। दो बातें मेरे साथ बहुत अच्छी हुई। पहली बात यह कि पहाड़ों और जंगलों के मुसीबत से पुरसफर ने मेरे गोरे रंग को काफी सांवला बना दिया था। दूसरी बात यह कि मुझे तमिल जबान पर काफी उबूर हासिल हो गया था, चुनाचे मैं अपने आप को बड़ी आसानी से तमिल साबित कर सकता था। इन्हीं ख्यालात में गलता चौक क्रॉस करके दूसरी सड़क पर निकल आया, जहाँ एक स्टॉप पर बस खड़ी थी। उसका रुख स्टेशन की मुखालिफ समत में था। मैं बगैर सोचे समझे बस में सवार हो गया कि और कुछ नहीं तो रेलवे स्टेशन से ही दूर निकल जाऊं। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी और लोग बहुत बातें कर रहे थे। औरतें भी मर्दों के दरमियान बैठी हुई थीं। फिर बस शोर मचाती एक तरफ रवाना हो गई। मैंने बस में दाखिल होते ही उसकी दीवार पर लगे रूट के चार्ट पर निगाह डाली तो वहां आखिरी स्टॉप के नुक्ते पर अंग्रेजी में टावर लिखा था। चुनाचे मैंने टावर का टिकट लिया जो 2 रुपए का था। टावर पहुंचकर कहां जाऊंगा ये मालूम नहीं। टावर पहुंचकर मैं बस से उतर गया। मुझे भूख सताने लगी। बाजार में जाकर एक लंबी सी दुकान के बाहर कुछ पुरानी कारें और एक ट्रैक्टर खड़ा था। 2-3 मिस्त्री वहां काम कर रहे थे। दुकान के ऊपर गुजराती और हिंदी में गुजराती केसर भाग गैराज लिखा था। मैं सीधा गैराज के मालिक के पास चला गया। वो एक उधेड़ उम्र का मोटे पेट वाला जर्द रू गुजराती था जो काउंटर के पीछे ऊंची गद्दी पर बैठा किसी को फोन कर रहा था और दरमियान में नजरें उठाकर मेरी तरफ भी देख लेता। फिर फोन बंद करके मुझसे मुखातिब हुआ, तुम्हें कौन छेरे, क्या चाहिए बोलो। मैंने करीब जाकर कहा, सेठ जी मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, यतीम हूँ, कोई संगी साथी में ही है, चाकरी की तलाश है, कोई काम मिल जाए तो बड़ी सेवा करूंगा। सेठ ने तिरछी नजर से मुझे देखा और नफरत से हाथ झटक कर बोला, अबे चलो आगे, ये कोई धर्मशाला नहीं है। अब मैंने मुकद्दस नक्श से काम लेने का फैसला कर लिया। मैंने कलमा शरीफ पढ़कर एक निगाह अपने गले में लटके हुए नक्श पर डाली। फिर सेठ की आंखों में आंखें डालकर दिल में कहा, तुम मुझे मुलाजिम रखो फौरन। जब मैंने उसे नजरें हटाई तो सेठ की काया पलट चुकी थी। उसका लहजा ही बदल गया था। सर पर रखी हिंदुआना टोपी उतार कर अपने गुंजे सर पर हाथ फेरा और बोला, अरे तू घर पर काम करेगा? मैंने कहा, हाँ सेठ, क्यों नहीं करूंगा। सेठ ने अपने किसी नौकर को आवाज दी और कहा, अंतनिया अबे इसे हवेली पर ले जा, सेठानी जी से कहना इसे खेत पर लगा दे। अरे जा, मेरा मुंह क्या दिख रहा है। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, अरे तेरा नाम क्या है। मैंने जल्दी से कहा, राथन। उस वक्त यही नाम मेरे जहन में आया। बोला, ठीक है, जा धनिया इसे ले जा। धनिया ने मुझे एक पुरानी फटीचर सी जीप में बिठाया और सेठ की हवेली की तरफ चल दिया। सेठ की हवेली शहर के मजाफात में खेतों के दरमियान वाक़ थी। मोटी जर्द रू सेठानी ने मेरी तरफ देखकर नाक चढ़ाई, अबे धनिया, पहले क्या नौकरों की कमी थी जो इसे ले आया है, चल इसे खेत पर लगा दे। खेत में पहले ही 2 आदमी काम कर रहे थे। मैं भी उनके साथ काम करने लगा। जब भूख ने बुरा हाल कर दिया तो मैंने एक मजदूर से पूछा, भोजन कब मिलेगा। एक मजदूर हंसकर बोला, अबे भोजन यहाँ ना ही मिले है। दोपहर भी गुजर गई, फिर तीसरा पहर हो गया। मैंने कुछ नहीं खाया था। वहां पड़े घड़े से मैं मिट्टी के प्याले में पानी पीने बैठा था कि हवेली की तरफ से सेठानी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। सांप ने काट लिया, अरे दौड़ो, सांप ने काट लिया। दूसरे मजदूरों के साथ मैं भी हवेली की तरफ भागा। सेठानी बुरी तरह रो रही थी। उसका 16-17 साल का लड़का किसी काम से हवेली के पिछले हिस्से में कोठरी में गया था कि उसे सांप ने डस लिया। वो लड़का तख्त पर लेटा रो रो कर कह रहा था कि माता जी मुझे बचा लो। सांप के जहर ने असर करना शुरू कर दिया था और उस पर गुनूदगी तारी होती जा रही थी। मैंने जल्दी से सीधा कर दिया हुआ स्याहमन का निकाला और पूछा, सांप ने कहाँ काटा है। बैन करती रोती पीटती माँ ने अपने लखते जिगर की पिंडली से पाजामा हटाते हुए कहा, यहाँ डसा है। लड़के की पिंडली पर सांप के दांतों के 2 नन्हे से निशान ऊपर नीचे बने हुए थे। मैंने मन का सांप के दांतों के निशान पर रख दिया और दिल से दुआ मांगने लगा, या अल्लाह इस मनके में असर डालना, मुझसे इस माँ का रोना नहीं देखा जाता। दोनों मजदूर, घर के नौकर और लड़के की माँ आंसू भरी निगाहों से मनके को देखने लगे। माँ तो बराबर रोई जा रही थी। वो नौकरों से बार बार कहती, अरे जाओ इसके पिता को बुला लाओ। मेरी निगाह मनके पर जमी हुई थी। फिर ये देखकर मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा कि मनका आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा था। सांप का मनका जहर चूस रहा था। देखते ही देखते मनका आलू बुखारे जितना हो गया, जबकि उसका असली हुजुम बेर जितना था। चंद लम्हों बाद मनका जख्म से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से मनका उठा कर निचोड़ा तो उसमें से स्याह जहर टपकने लगा। लड़के ने आंखें खोल दी। मैंने उसी वक्त टाट का एक टुकड़ा मंगवा कर फर्श पर गिरे हुए जहर को अच्छी तरह साफ किया और उस टाट के टुकड़े को जमीन में दबा देने की हिदायत की। जिस्म से जहर का असर जायल हो जाने से लड़के को होश आ गया और वो उठ बैठा। कुछ न पूछे उसकी माँ का क्या हाल था। वो मुझे बार बार सीने से लगाती और मेरा माथा चूम कर कहती, तुम भगवान के अवतार हो, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम्हें भगवान ने यहाँ भेजा है। मैंने कहा, माता जी मुझे भूख लग रही है। उसी वक्त मेरे आगे भोजन के 2 थाल रख दिए गए जो कचोरियों, मिठाइयों और फलों से भरे हुए थे। मुझे सख्त भूख लग रही थी। मैं तमाम कचोरियां और मिठाई चट कर गया। इतने में सेठ भी धोती संभालता वहां पहुंच गया। जब उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे को सांप के जहर से बचा लिया है तो वो अपने बेटे से लिपट गया। फिर मुझे गले लगाकर बोला, राथन तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुम भगवान के अवतार हो। उसी वक्त मुझे गुस्ल कराया गया।
नया कुर्ता पाजामा पहनाया गया, बाजार से मेरे नाप का नया जूता मंगवा कर पहनाया गया, गले में फूलों के हार डाले गए और मुझे एक सफेद बिछोने पर बिठा दिया गया। इस दौरान में नौकर स्टोर रूम से सांप को निकाल कर हलाक कर चुके थे। सेठ ने कहा, बिरजू की माता, ये वही सांप है जिसने आज सुबह स्टेशन पर टिकट बाबू को डसा था। कोई नागिनी औरत इस सांप को लेकर शहर में उतरी थी। वो बोली है, भगवान तेरी कृपा से मेरे बच्चे की जान बच गई। मैं ये सब कुछ सुन रहा था। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि वो सांप सिद्धा का सांप बेटा नहीं था। अगर वही सांप होता तो सबसे पहले मेरे पास आता, क्योंकि जंगल में सिद्धा ने उसे मेरे जिस्म की बू सूंघाई थी और सांप एक बार अगर किसी आदमी के जिस्म की बू सूंघ ले तो उसे कभी फरामोश नहीं करता। दूसरे, अगर ये वही सांप होता तो शायद मेरा मन का भी सेठ के लड़के की जान नहीं बचा सकता था। मेरा ख्याल सिद्धा के सांप बेटे की तरफ निकल गया। खुदा जाने वो कहाँ होगा। सबसे पहले वो उसके पास पहुंचेगा। सिद्धा का ख्याल आते ही मैं उदास हो गया। फिर मेरे ख्यालात का सिलसिला सेठ की आवाज ने तोड़ दिया। वो पूछ रहा था, राथन बेटे, तुमने सांप का ये मनका कहाँ से लिया है? ये जरूर तुम्हें किसी महर्षि में दिया होगा। मैंने कहा, हाँ सेठ जी, ये मनका एक महर्षि की मुकद्दस निशानी है। मैं इसे अपने से कभी जुदा नहीं करता। सेठानी अपने बेटे को मौसमियों का रस पिला रही थी। रस का एक गिलास मुझे भी दिया गया। रात को मेरा बिस्तर हवेली के आंगन में लगा दिया गया और ऊपर मच्छरदानी भी डाल दी गई। रात को खाने में तरतराते हुए पराठे और बैंगन का भरता मिला। एक मुद्दत के बाद ऐसी खुराक मिली थी। डट कर पेट भरा और फिर ऐसा सोया कि होश न रहा। आंख खुली तो आंगन में धूप भरी हुई थी। नौकर आगे पीछे फिरने लगे। सबसे पहले मैंने जेब में हाथ डालकर सिद्धा के मनके को देखा। वो मौजूद था। सेठानी आंगन वाले तुलसी के पेड़ को पानी दे रही थी। फिर उसने चिड़ियों के लिए चावल बखेरे। मुझे मसैरी से बाहर आते देखकर मेरी बलाएं ली। मैंने उम्दा खुशबू वाले साबुन से गुस्ल किया, कपड़े पहने और घर के मक्खन के साथ पराठा खाया और दूध का ताजा इतलास चढ़ाया। सेठ मुंह में मसवाक लिए अखबार पढ़ता हुआ आंगन में दाखिल हुआ। लो सेठानी, देखो कल वाली नागनी औरत की तस्वीर छपी है। मैं आंगन वाले हैंड पंप के पास बैठा कुल्ली कर रहा था। वहीं एक लम्हे के लिए छिटक गया। फिर तौलिए से हाथ पहुंचकर सेठ के पास आ गया। सेठ ने मुझे अखबार दिखाते हुए कहा, देखो राथन बेटे, ये वही नागनी औरत है जिसके सांप ने कल रेलवे स्टेशन पर टिकट बाबू को डस दिया था। राम राम, इस औरत की शक्ल देखो, बिल्कुल नागिन जैसी है। अखबार गुजराती जबान का था। पहले ही सफ़े पर सिद्धा की तस्वीर थी, जो हवालात की सलाखों के पीछे सर झुकाए बैठी थी। मेरे दिल पर जैसे एक तीर सा लगा। सेठानी भी आ गई। सेठ मसवाक करते हुए बोला, अरे बिरजू की माँ, उस नागिन के कब्जे से एक लाल भी बरामद हुआ है। लिखा है कि ये लाल सांप के बिल में होता है। अब मैं ये मालूम करने के लिए बेचैन था कि अखबार में कहीं मेरा जिक्र तो नहीं। मैं गुजराती जबान नहीं पढ़ सकता था। मैंने सेठ से पूछा, क्या ये नागिनी अकेली थी? सेठ बोला, अरे नहीं बेटा, इसका एक सपेरा साथी भी हमरा था। वो फरार हो गया। उसका नाम रघु था। मैंने आहिस्ता से अपना रुख दूसरी तरफ करते हुए पूछा, रघु के बारे में क्या लिखा है? बोला, बस इतना ही लिखा है कि वो भाग गया है और पुलिस उसकी तलाश में है। फिर वो मिसवाक फेंक कर नलके की तरफ बढ़ता हुआ बोला, राथन बेटा, तुम यहाँ आराम करो, दुकान पर आने की जरूरत नहीं है। सेठ का बेटा बिरजू अभी तक सो रहा था। शाम को 2 डॉक्टर आए, उसे इंजेक्शन लगाया और दवा दी। एक डॉक्टर ने मुझसे मनका देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। मैंने उसे मनका दिखा दिया। थोड़ी देर तक दोनों डॉक्टर उसे घुमा फिरा कर देखते रहे। एक डॉक्टर ने दूसरे से अंग्रेजी में कहा, ये कोई फ्रॉड है, सेठ को बेवकूफ बना रहा है। हकीकत में सांप जहरीला नहीं था। फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए चले गए। मुझे उन पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर मुझे उनसे कोई सरोकार नहीं था। गुजराती अखबार की उस खबर ने मुझे काफी परेशान कर दिया था कि सिद्धा हवालात में बंद है और पुलिस उसके साथी को शहर में तलाश कर रही है। सेठ जीप में बैठकर अपनी दुकान पर चला गया तो मैंने एक गुजराती नौकर से अखबार की खबर दोबारा पढ़वा कर सुनी। सिद्धा का एक जुर्म तो ये था कि उसने टिकट कलेक्टर पर सांप फेंककर उसे हलाक करवाया और दूसरा जुर्म ये था कि उससे एक बेशकीमत लाल बरामद हुआ था, जो वो कर्नाटक के सरकारी अजायब घर से चुरा कर ला रही थी। ये सरीहन नाइंसाफी थी, मगर मैं सिद्धा की कोई मदद नहीं कर सकता था। मुझे खुद अपनी फिक्र पड़ गई थी। सिद्धा से पुलिस ने मेरा पूरा हुलिया मालूम कर लिया था और ये सारा हुलिया अखबार में दर्ज था। वो तो मेरी खुशकिस्मती थी कि हवेली के लोगों की आंखों पर मेरे एहसानात का पर्दा पड़ चुका था। इलावाजी मैंने गुस्ल खाने में जाकर शेव बनाते वक्त अपनी मूंछों को कुतर कर बहुत छोटा कर लिया था, जो काफी बढ़ गई थी। अब मैं यहाँ से 9-2-11 होना चाहता था। इतनी मालूमात मैंने नौकर से हासिल कर ली थी कि बड़ौदा से अहमदाबाद को बसें भी जाती हैं, माल लेकर ट्रक भी जाते हैं और माल बरदार ट्रक रात को चलते हैं, जो अगले रोज दोपहर को अहमदाबाद पहुंच जाते हैं। इसके लिए मुझे रकम की जरूरत थी। सेठानी से रकम वसूल करना कोई ज्यादा दिक्कत तलब काम नहीं था। दोपहर के खाने के बाद मैंने ड्रामा शुरू कर दिया। पहले उदास हुआ, फिर आंखों में आंसू भर लाया। सेठानी मेरे सामने बैठी, मुझे पंखा चल रही थी। वो बेचारी नेक औरत परेशान हो गई। मैंने उसे बताया कि तिरचनापली में मेरी माँ सख्त बीमार है, मैं उसके इलाज के लिए पैसा कमाने आया था, खबर नहीं वो जिंदा भी होगी या नहीं। सेठानी ने कहा, बेटा राथन, तुम क्यों रोते हो? मैं तुम्हारी माता जी को रुपए भेज देती हूँ, वो अपना इलाज करवा लेंगी।
मैंने आंसू पोंछकर कहा, माता जी वहाँ अकेली है, उनके पास कोई नहीं है। अगर आप मुझे पैसे दे दें तो मैं उन्हें देकर आ जाऊंगा। सेठानी ने पंखा हाथ से रखा और साड़ी के पल्लू से चाबियों का गुच्छा खोलते हुए बोली, कितने पैसे चाहिए तुम्हें बेटा? मैंने बड़ौदा से अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद से उदयपुर और वहां से आगे पाकिस्तान तक अपने अखराजात का मोटा मोटा हिसाब जहन में लगाया और कहा, बस सेठानी जी आप मुझे 1000 रुपए दे दें, मैं वापस आकर आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। वो बोली, अरे बेटा इसकी क्या जरूरत है, तुम भी तो मेरे बिरजू हो, मैं भी लाती हूँ। नेक दिल सेठानी 100 रुपए के 10 नोट रुमाल में लपेट कर ले आई और मुझे देकर कहा, बेटा मुझे ये वापस नहीं चाहिए, तुम वापस आ जाना, तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा कि भगवान ने चाहा तो जल्द वापस आ जाऊंगा। फिर मैं वहां से निकला तो पीछे मुड़कर भी ना देखा। उस मजाफाती बस्ती में तरकारियों के खेतों में से जो सड़क शहर की तरफ जाती थी उस पर होता हुआ एक बस स्टॉप पर आ गया। जहाँ लोगों से पूछता पुछाता उस अड्डे पर पहुंचा जहां से बसें अहमदाबाद को जाती थीं। जिस तरह हिंदुस्तान के हर शहर में लारियों के अड्डों पर रश होता है, यहाँ भी था। पहले ख्याल आया कि रात को कोई माल बरदार ट्रक पकड़ूं, फिर सोचा कि इतनी एहतियात कहीं किसी मुसीबत में न फंसा दे। खुदा पर भरोसा करके अहमदाबाद शहर का एक टिकट खरीदा और बस में सवार हो गया। बस मुसाफिरों से भरी हुई थी। उस बस को दूसरे रोज सुबह अहमदाबाद पहुंचना था। बस बड़ौदा के मज़ाफात से निकलकर हरे भरे खेतों, आम पपीतों के बागों और नदी नालों को अबूर करती अपनी मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मैंने मुसाफिरों का गहरी नजरों से जायजा लिया। मुझे बस में कोई भी CID का आदमी दिखाई न दिया। मेरी तजुर्बाकार कमांडो निगाहें मुझे यही बता रही थी। बस के अगले हिस्से में कुछ औरतें भी बैठी थीं। 2 घंटे बाद बस एक कस्बे में थोड़ी देर के लिए ठहरी और फिर चल पड़ी। यूं ही शाम हो गई। बस अमरेली के शहर में 1 घंटा रुकी रही, जहां मुसाफिरों ने खाना खाया। मैं भी एक दुकान नुमा होटल में घुस गया और कोने वाली मेज पर बैठकर खाना खाने लगा। बस यहाँ से रवाना होकर 9 बजे किसी गुमनाम से कस्बे में सड़क के किनारे रुक गई, जहाँ चाय पी गई। गरज इसी तरह रुकते चलते आराम करते रात गुजर गई। दूसरे दिन का सूरज निकल रहा था कि बस अहमदाबाद शहर में दाखिल हो गई। मैं एक गैर मारूफ से होटल में ठहर गया, जहां एक दुकान से डायरी खरीदी जिसमें राजस्थान का नक्शा बना हुआ था। आगे राजस्थान का इलाका शुरू होने वाला था और मेरी मंजिल उदयपुर थी, जहां से मुझे सहराई इलाका अबूर करना था। पाकिस्तान की सरहद में दाखिल होना था। मैंने एक कागज पर उस सारे इलाके का छोटा सा नक्शा बना लिया और खास जगहों पर निशान लगा लिए और उन्हें जहन में बिठा लिया। उदयपुर के ऊपर जोधपुर का मशहूर शहर था। ये दोनों शहर थर के वसीओ अरीज शहरा में वाक़ थे और पाकिस्तान की सरहद से ज्यादा दूर नहीं थे। उदयपुर पाकिस्तानी सरहद से ज्यादा करीब था। मैंने यही सोच रखा था कि उदयपुर पहुंचकर कुछ ऐसी चीजें खरीद लूंगा जो मुझे सहराई सफर में काम आ सकती थी। दोपहर का खाना खाकर मैं शहर के एक गुंजान तिजारती मरकज में निकल आया। इलाका लाहौर का डब्बी बाजार से मिलता जुलता था। मैं अब अपने कुर्ते पाजामे से निजात हासिल करना चाहता था। चुनाचे एक दुकान से मेल खोरे रंग की जीन्स, उसी कलर की एक जैकेट और जॉगिंग शूज खरीदे। अहमदाबाद से ये चीजें ज्यादा बेहतर मिलती थी। बाकी चीजों की खरीद मैंने उदयपुर पर उठा रखी थी। हाँ, एक खंजर, छोटी सी नोटबुक और सिगरेट लाइटर भी खरीद कर जेब में रख लिए। ये सब रास्ते में काम आने वाली चीजें थीं। होटल के कमरे में मैं रात को कुर्ता पाजामा उतार कर जैकेट और तंग पतलून पहन ली। सिधा का दिया हुआ सांप कमन का, छोटी नोटबुक, लाइटर और बाकी बचे हुए करेंसी नोट और खंजर वगैरह अच्छी तरह संभाल कर रख लिए। मैं सुबह सुबह यहाँ से निकल जाना चाहता था, क्योंकि उदयपुर जाने वाली लाली 4:30 बजे चलती थी। पुराने कपड़ों की गठड़ी सी बनाकर मैंने साथ रख ली। रात में अच्छी तरह सो न सका। मुंह अंधेरे दूर किसी मस्जिद से अजान की आवाज आई और एक मंदिर से घंटियों और आरती पूजा के भजन गाने की आवाजें बुलंद हुई। मैं उठकर बैठ गया। बाथरूम में जाकर गुस्ल किया। पुराने कपड़ों की गठड़ी उठाकर चुपके से होटल के अकबी दरवाजे से बाहर निकल आया। बाजार सुनसान पड़े थे। रिक्शा मिल गया जिसने मुझे लारी अड्डे पर पहुंचा दिया। लारी अड्डे पर ज्यादा रश नहीं था। टिकट लेकर मैं भी बस में बैठकर यूं ही ऊँघने लगा, मगर गोशा चश्म से माहौल का जायजा ले रहा था। बस सूरज निकलने से पहले ही रवाना हो गई। जब सूरज निकला तो बस एक ऐसी सड़क से गुजर रही थी जिसके दोनों जानिब कभी खेत आ जाते और कभी रेतीला मैदान शुरू हो जाता। थर का सहराई इलाका शुरू हो गया था। आगे चलकर पंजाब की तरह के कच्चे कच्चे मकान दिखाई देने लगे, जहां नारियल के बजाय खजूरों के दरख्तों की बहुतात थी। दूर कभी कोई ऊंट भी नजर आ जाता था। ये राजस्थान की लैंडस्केप थी। उदयपुर का शहर राजपूतों की अजमत रफ्ता की मखसूस यादगार था। ढलते सूरज की तिरछी नीम मलगजी किरणें दूर ऊंचे टीलों पर बने हुए पुराने कलों और कदीम महल्लात की बुर्जियों को चमका रही थी। घनी दाढ़ियों वाले राजपूत बूढ़े कांधों पर रंगीन चादरें डाले सड़क पर चले जा रहे थे। सड़क पर मोटर कारें, साइकिल और रिक्शे भी दिखाई दे रहे थे। मैं लारी अड्डे के मुसाफिर खाने में एक बेंच पर खामोश बैठा अपने अगले और आखिरी मिशन के बारे में सोच विचार कर रहा था। यह मिशन भारत का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होना था। मैं इस रास्ते से नावाकिफ था, लेकिन मेरा कमांडो अज़्म और इरादा, मेरा हौसला बढ़ा रहा था।